तो मॉनसून टॉपिक हम लोग कर रहे थे। मॉनसून टॉपिक में हमने सबसे पहले तो सर एडमंड्स थ्योरी देखा कि सर एडमंड साहब बहुत बेसिक थ्योरी दी है एडमंड साहब ने कि लैंड ब्रिज सी ब्रिज से कनेक्ट करके दिया। ठीक है, दैट मॉनसून इज अ सी ब्रिज इन द समर टाइम एंड रिटर्निंग मॉनसून या फिर रिट्रीटिंग मॉनसून इज अ लैंड ब्रिज इन द विंटर सीजन। इसके बाद हमने देखा सर फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट। फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट हमें ये सिखा रहा है कि जो ITCZ का शिफ्टिंग होता है ना, उसके कारणवश जो विंड्स हैं वो विंड्स प्रभावित होती हैं और उन विंड्स के कारण मॉनसून का आगमन होता है और रिटर्टिंग मॉनसून भी उसी से किक्ड होती है, उसी से पम्प्ड होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में ये समझा था कोटेश्वरम थ्योरी के अनुसार कि सर भारत में ही क्यों आता है, भारत में ही मॉनसून क्यों आता है। ठीक है, मतलब ऐसा सिचुएशन तो पूरे विश्व में और भी कहीं बन सकती थी, पर भारत में ही क्यों बन रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो हमने देखा कि कोटेश्वरम थ्योरी में हमने देखा कि जो लद्दाख के ऊपर से जो सर जो सेल बनता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का जो सेल बनता है, वो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो कहीं ना कहीं जाके सिंक होती है मडागास्कर के बगल में मस्करीन के पास, और वहां पे एक एक्सेसिव हाई प्रेशर का जोन बनता है सर। इस कारणवश सर वहां पे एक्सेसिव हाई हाई प्रेशर बनता है, और एक्सेसिव हाई प्रेशर के होने के कारण भारत में मॉनसून का सिचुएशन बनता है। और भी कुछ रीजंस हैं, मैंने उस दिन भी आपको एक चीज समझाया था। उस दिन में मैंने आपको ओहो, उस दिन में मानो मैंने आपको एक चीज समझाया था। जी जी, तो मैंने आपको उस दिन समझाया था कि इस जगह पे मेडागास्कर के बगल में यहाँ पे मस्करीन बोल के एक जगह है, वहां पे सर एक्सेसिव हाई प्रेशर का जोन बनता है, और सिर्फ वो यही दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिव हाई का जोन उसी जगह पे बनता है, हाई प्रेशर का जोन। इसीलिए सर जब भारत में लो प्रेशर रहता है और यहाँ पे एक्सेसिव हाई प्रेशर प्रेशर तो है ही, इसके कारणवश मानसून विंड्स बहने लगती हैं। ठीक है, और ऐसा सिचुएशन विश्व में और कहीं नहीं बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे बन रहा है। इसीलिए भारत में मॉनसून हम लोग देख पाते हैं, मॉनसून को देखने को मिलता है, मॉनसून हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग भारत में मॉनसून देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक और रीजन है जिसके कारणवश यहाँ पे एक्सेसिव हाई प्रेशर है। ठीक है, एक और रीजन है, वो रीजन आज के क्लास के एंड तक हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि एक और क्या रीजन है यहाँ पे हाई प्रेशर होने का, और यहाँ पे इतना ज्यादा हाई प्रेशर क्यों हो जा रहा है। कोटेश्वरम थ्योरी में कोटेश्वरम थ्योरी ने हमें ये समझाया कि सर लद्दाख के पास जो गर्म हवाएं हैं वो गर्मी के दिन में ऊपर उठती हैं और जाके सिंक हो जाती हैं यहाँ पे मडागास्कर के पास। ठीक है, मडागास्कर के पास सिंक हो जाती है, एंड ड्यू टू द सिंकिंग ऑफ द एयर यहाँ पे सर हाई प्रेशर, एक्स्ट्रा हाई प्रेशर बनता है विद कंपैरिजन टू द अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड ओवर द सेम लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये पूरा कंसाइज समरी था जो 3 क्लास में हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो एक सिंपल सा मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ आप लोगों को। दिस इज ए, this is B, this is A, and that is B. Can you guys tell me what is the direction of the retreating monsoon? What is the direction of the retreating monsoon? Returning monsoon या फिर retreating monsoon? क्लियर है सभी को? मतलब ये मैं देखना चाहता था कि सच में ऐसा कोई तो अभी नहीं है ना, कोई बंदा भी ऐसा नहीं आ जाए अचानक से कि अरे ये क्या होता है। मतलब आप लोगों ने देखा है। चलो, तो लास्ट थ्योरी जो मॉनसून के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे उस थ्योरी का नाम है यंस थ्योरी। हेडिंग डालिएगा यंस थ्योरी या फिर यंस थ्योरी। यंस थ्योरी, ठीक है, यंस थ्योरी हेडिंग डालेगा। तो सुनिएगा ध्यान से, ये थ्योरी क्या बोलता है। तो इसको समझने से पहले हमें थोड़ा जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ना होगा, जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी में हमने जेट स्ट्रीम पढ़ा है कि जेट स्ट्रीम क्या होता है, पर एक थोड़ा मैं बैकवर्ड लिंकेज करवाऊंगा आपको ताकि आपको चीजें तुरंत याद आ जाए। ठीक है, तो दीज आर जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जैसे कि मैंने बोला है कि सर जो हवा पृथ्वी के सतह के ऊपर बहती है, जो सतह है हमारा, जो सरफेस है, जिस सरफेस में हम लोग चलते हैं, उस सरफेस के अराउंड अगर कोई हवा बहती है तो उसको हम लोग विंड कहते हैं। लेकिन वैसी हवा जो उस सरफेस के 16-17 किलोमीटर ऊपर बहे, मतलब ट्रोपोस्फेयर में बहे या फिर अपर ट्रोपोस्फेयर में बहे, मतलब सरफेस से सर ऊपर में बहने वाली जो हवाएं हैं उनको हम लोग जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। सिंपल भाषा में सर जेट स्ट्रीम का मतलब यही होता है। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए यू कैन वॉच द वीडियो इन द फिजिकल ज्योग्राफीज प्लेलिस्ट। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, अगर
मैं अपने घर में हूँ, तो मेरे घर के छत पे मैं खड़ा होके जो हवा फील कर रहा हूँ, क्या वो जेट स्ट्रीम है? नो सर, दैट इज नॉट जेट स्ट्रीम। आप तो मुझे बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि वैसी हवा जो सरफेस के ऊपर नहीं बहती है, जो सरफेस के ऊपर नहीं बहती हैं, उससे बहुत दूर बहती हैं, उन हवाओं को जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर मैं छत पे खड़ी हूँ या फिर छत पे खड़ा हूँ, उस वक्त भी तो हवा फील हो रहा है, लेकिन वो हवा भी तो सरफेस के ऊपर नहीं बह रहा है। मैंने एक और चीज आपको एक समझाई कि वैसी हवा जो 16-17 किलोमीटर ऊपर बह रहा है, उसको हम लोग जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, मतलब जेट स्ट्रीम हम लोग फील नहीं कर पाएंगे, हम लोग फील नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग 16-17 किलोमीटर ऊपर ना जाए। ठीक है, जेट स्ट्रीम का मतलब समझ में आया। नाउ सर, जेट स्ट्रीम जो फ्लो करती है ना, वो ऐसे सीधा नहीं फ्लो करती है, मतलब ऐसे एकदम स्ट्रेट पाथ में फॉलो नहीं करती है। वो सांप जैसा फ्लो फ्लो करती है, सांप जैसा पाथ फ्लो करती है, सांप सांप जैसे पाथ को वो यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल जो जेट स्ट्रीम है ना, वो ऐसे फ्लो करती है, सांप जैसा। सांप जैसा नागिन डांस देखे ना आप लोग, सांप जैसा। पढ़े लिखे लोग सांप जैसे फीचर को बोलने लगते हैं मिएंडर। सांप जैसे फीचर को बोलने लगता है मिएंडर। मतलब सर अगर मैं बोलूं कि जेट स्ट्रीम जो है वो मिएंडरिंग फीचर दिखाता है, क्या ये सही बात है? हाँ जी, सही बात है। आप देखो, जेट स्ट्रीम जो दिखेगा सर आपको, वो सांप जैसा फ्लो करता है। ये मतलब अगर आप जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, तो ये आपको स्ट्रेट फ्लो करते हुए नहीं दिखेगा, एकदम सीधा फ्लो करते हुए नहीं दिखेगा, वो आपको मिएंडर के जैसा फ्लो करते हुए दिखेगा, एकदम सांप जैसा। मिएंडर का मतलब कुछ नहीं, स्नेक लाइक, स्नेक लाइक। मतलब ये बहती एकदम सीधा नहीं है सर, टेढ़ा मेढ़ा होके बहती है, टेढ़ा मेढ़ा होके बहती है। इज इट क्लियर? दो चीज मैंने बताया अभी तक कि जो जेट स्ट्रीम है वो सरफेस पे नहीं बहती है, सरफेस के 16-17 किलोमीटर ऊपर बहती है। इसके अलावा वो सर मिएंडरिंग फीचर दिखाता है। ठीक है। नाउ पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो दो परमानेंट जेट स्ट्रीम्स हैं, दो परमानेंट जेट स्ट्रीम्स हैं जो कि हमें साल के 12 महीने देखने को मिलता है। ठीक है, दो जेट स्ट्रीम से पूरे विश्व में जो हमें देखने को मिलता है। पहला जेट स्ट्रीम जो है उसका नाम है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और दूसरा जो जेट स्ट्रीम है उसका नाम है पोलर जेट स्ट्रीम। इज इट क्लियर? दो टाइप का जेट स्ट्रीम है, एक है सब पोलर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और एक है पोलर जेट स्ट्रीम। नाउ सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है, जिस जगह पे वो बह रही है ना, उस जगह के अनुसार उसका नाम रख दिया गया। अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसको, तो ये आपको देखो ना, लोअर टॉपिक्स में दिख रहा है, लोअर लैटिट्यूड्स में दिख रहा है। ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स है ये आपको लोअर लैटिट्यूड्स में दिखेगा। ठीक है, लोअर लैटिट्यूड्स में दिख रहा है। तो सर ये जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं, इसको हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में बोलते क्या है? हम लोग ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, और लोअर लैटिट्यूड्स के आसपास के एरिया को क्या बोलने लगते हैं सर? सब ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया। तो सर वहां से जो बहने वाली जेट स्ट्रीम है उसको क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसके अलावा सर ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है, आप देख रहे होंगे कि ये हाइयर लैटिट्यूड्स में बह रही है, हाइयर लैटिट्यूड 60 डिग्री 50-60 डिग्री नॉर्थ में बह रही है, हाइयर लैटिट्यूड्स में बह रही है। अब ज्योग्राफी के भाषा में 60 डिग्री नॉर्थ या फिर 60 डिग्री साउथ को हम लोग क्या बोलते हैं सर? पोलर एरियाज बोलते हैं, पोलर एरिया। ठीक है, पोलर एरियाज बोलते हैं। आप ही बताओ, पोलर एरियाज में जो जेट स्ट्रीम बहेंगी उन जेट स्ट्रीम को क्या नाम देंगे हम लोग? पोलर जेट स्ट्रीम। नाउ ये दोनों फैक्ट है अभी आप लोगों के लिए कि दो ही जेट स्ट्रीम होता है। अब कोई क्वेश्चन मत मुझसे पूछना कि दो ही क्यों होता है, क्योंकि इट्स अ लाइक आई नीड अ डेडिकेटेड सेशन फॉर दैट। ठीक है, वो बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या अभी तक क्लियर है सभी को? क्या अभी तक क्लियर है सभी को? चलो मुझे बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमानेंट जेट स्ट्रीम्स आर देयर? कितने परमानेंट जेट स्ट्रीम्स हैं? ठीक है, क्या क्या है सर? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एंड पोलर जेट स्ट्रीम। इज इट क्लियर? दो है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एंड पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, अच्छा, क्या आप लोग सिर्फ मतलब पढ़ाई के रिस्पेक्ट से नहीं पूछ रहा हूं मैं, समझदारी के रिस्पेक्ट से, मैंने कल भी बोला समझदारी के ऊपर, समझदारी के रिस्पेक्ट से क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि भारत के आसपास कौन सा जेट स्ट्रीम होगा? भारत के आसपास कौन सा जेट स्ट्रीम होगा? सब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम या फिर पोलर जेट स्ट्रीम? सर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। समझ में आ रहा है सभी को? ये कैसे बोल दिया आपने? तो सर ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे कहीं, इस जगह पे कहीं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होगा,
सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होगा, और इसके ऊपर होगा सर पोलर जेट स्ट्रीम। तो भारत के आसपास कौन सा जेट स्ट्रीम है सर? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इज इट क्लियर? इतना समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, क्या होता है गर्मी के दिन में। गर्मी के दिन में आप लोग मुझे बताना, मैं टाइम बोल रहा हूं जून का। जून के वक्त, जून के वक्त सन किस हेमिस्फेयर में होता है? नॉर्थ हेमिस्फेयर में होता है कि साउथ हेमिस्फेयर में होता है? जून के वक्त, जून के वक्त सन किस हेमिस्फेयर में होता है? तो रटने वाली बात ही नहीं है। सोचो ना, जून के वक्त आपको गर्मी लगता है कि ठंडा लगता है? जून जुलाई के वक्त आपको गर्मी लगता है कि ठंडा लगता है? सर गर्मी लगता है। अब गर्मी क्यों लगता है? क्योंकि सर जो सन है ना वो नदर्न हेमिस्फेयर में है। वो नदर्न हेमिस्फेयर में है, वो एकदम एकदम मेरे सर के ऊपर चमक रहा है, ठीक है, एकदम सर के ऊपर चमक रहा है, वो नदर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सभी को? नाउ सर, ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, जैसे ही सन साउथ हेमिस्फेयर से नॉर्थ हेमिस्फेयर की तरफ बढ़ता है जून जुलाई के वक्त, मतलब गर्मी के दिनों में, जैसे ही वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है, उसके कारणवश क्या होता है ना सर, जो जेट स्ट्रीम का जो पोजीशन है, जेट स्ट्रीम का जो पोजीशन है सर, वो भी चेंज करता है। मतलब एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे सन का पोजीशन चेंज होता है, जैसे जैसे सन का पोजीशन चेंज होता है, वैसे वैसे सर जेट स्ट्रीम का भी पोजीशन चेंज होता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। हमने ऑलरेडी करा हुआ है कि सर ये है इक्वेटर, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सर 21 मार्च, 21 मार्च जब इक्विनॉक्स होता है पूरे दुनिया में, जब 21 मार्च होता है, 21 मार्च, तब सूर्य का डायरेक्शन कहाँ होता है? इक्वेटर के ऊपर। जैसे जैसे हम लोग मार्च के बाद अप्रैल मई जून की तरफ बढ़ते हैं, सर सूर्य जो है, सूर्य का पोजीशन वो चेंज होते रहता है। सूर्य अब ओवरहेड होने लगता है सर नदर्न हेमिस्फीयर में, और फाइनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में वो ओवरहेड होता है। किस डे को होता है? 21 जून, 21 जून। और इसी को हम लोग समर सॉलिस्टिक्स बोलते हैं सर, समर सॉलिस्टिक्स, ठीक है। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, किसी को नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, बस स्टोरी के जैसा सुन लेना। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक है, इसे मैं बता रहा हूं कि ऐसा कुछ होता है। सन जो है अब वक्त के साथ अपना जो पोजीशन है उसको भी चेंज करता है। क्यों सर? ड्यू टू द रेवोल्यूशन, रिवोल्यूशन के कारण। क्या बोलते हैं रेवोल्यूशन को? परिक्रमा के कारण, ठीक है, परिक्रमा के कारण वो साल के डिफरेंट डिफरेंट वक्त पे डिफरेंट 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 लैटिट्यूड्स पे ओवरहेड करता है। मतलब ओवरहेड का मतलब उसका जो सूर्य का किरण है वो 90 डिग्री उस जगह पे पड़ता है, ठीक है। अब देखो 21 जून के वक्त जो सूर्य का स्थिति है वो डायरेक्टली कहाँ ओवरहेड कर रहा है सर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। उसके बाद जून के बाद जैसे जुलाई आता है सर, जुलाई आता है, अगस्त आता है, सितंबर आता है। सितंबर के वक्त 23 सितंबर को, 23 सितंबर को सूर्य फिर से आ जाता है सर इक्वेटर के पास, फिर से इक्वेटर के पास आ जाता है। उसके बाद जैसे जैसे सितंबर के बाद आगे टाइम बढ़ता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैसे ही सर 22 दिसंबर आता है ना, 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो ओवरहेड करने लगता है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में। और फिर से सर जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद, मार्च जैसे ही आता है सर, फिर से वो पहुंच जाता है इक्वेटर में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मैं बताना क्या चाहता हूं आप लोग को, कि सर वक्त के साथ साथ सूर्य का जो पोजीशन है वो चेंज होते रह रहा है। सूर्य जो है वो एक ही जगह पे ओवरहेड नहीं हो रहा है, वो साल के डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, साल के डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे ओवरहेड हो रहा है। इतना समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। अब सुनना, ड्यू टू द चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर, ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन, द पोजीशन ऑफ जेट स्ट्रीम्स ऑल्सो चेंज। जेट स्ट्रीम का जो पोजीशन है ना वो भी चेंज हो जाता है सर, ड्यू टू दी चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ द सनलाइट। सन जैसे जैसे चेंज होता है, सनलाइट का जो पोजीशन है वो जैसे जैसे चेंज होता है, वैसे वैसे ही वैसे वैसे ही जेट स्ट्रीम का जो पोजीशन है वो भी चेंज होता है। सर कैसे होता है तो सुनिएगा ध्यान से। सर दिस इज आवर इक्वेटर, दिस इज आवर इक्वेटर, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री है, लेट इट बी, दिस इज आवर 0 डिग्री। नाउ ये नॉर्मल कंडीशन है, ये है आम जिंदगी, ये है आम जिंदगी, ठीक है। मतलब अभी जो सन है वो इक्वेटर पे ओवरहेड कर रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जैसे ही सन का पोजीशन नॉर्थ हेमिस्फेयर में बढ़ता है, जैसे ही सन जो है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में चमकने लगता है, उत्तरी गोलार्ध में चमकने लगता है। अब आप ही लोग मुझे बताओ यार, उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य चमकेगा उस वक्त हाई प्रेशर, उस वक्त, सॉरी, उस वक्त गर्मी का दिन होगा कि ठंडा का दिन होगा?
जब सूर्य नॉर्थ हेमिस्फेयर में डायरेक्टली चमकेगा उस वक्त भारत में आपको गर्मी फील होगा कि ठंडा फील होगा? सर गर्मी फील होगा। इतना फिक्स हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? अब देखो, जैसे ही सर सूर्य का पोजीशन नॉर्थ हेमिस्फेयर की तरफ आता है ना, वैसे ही ये जो जेट स्ट्रीम्स देख रहे हैं आप, ये जो जेट स्ट्रीम्स देख रहे हैं आप, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर अपलिफ्ट करने लगती हैं, ये ऊपर की ओर शिफ्ट करने लगती है। मतलब ये जो देख रहे हैं आप साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो था, इसका ओरिजिनल पोजीशन ये है, परंतु जून जुलाई के वक्त ये पता है कहाँ दिखेगा? ये बोलेगा कि मैं जा रही हूं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, और ये हो जाएगा, यहाँ पे बहने लगेगा सर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सर ये जो पोलर जेट स्ट्रीम था वो ओरिजिनली यहाँ पे बह रहा था, परंतु गर्मी के दिन के वजह से ये और अपलिफ्ट कर जाएगा और बहने लगेगा यहाँ पे। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर, कि ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सनलाइट फ्रॉम द सन, द पोजीशन ऑफ द जेट स्ट्रीम्स आल्सो चेंजेस। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है। नाउ ये ओरिजिनल, फिर से हम लोग करते हैं, फिर से करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? दिस इज द ओरिजिनल, रेड कलर का जो बना रहा हूं ना, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन। ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स है और ऊपर वाला पोलर जेट स्ट्रीम है। अब तो हमने देख लिया सर किसका? गर्मी के दिनों का। अब देखो गर्मी के दिनों का देख लिया, अब आते हैं हम लोग ठंडा के दिन में। ठंडा के दिन में आते हैं हम लोग, ठीक है? ठंडा के दिन में चलो, ठंडा के दिन में जब भारत में ठंड का वक्त है, तब कॉमन सेंस से मुझे बताना, सूर्य नॉर्थ हेमिस्फेयर में चमकेगा कि साउथ हेमिस्फेयर में? उत्तरी गोलार्ध में चमकेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में? साउथ हेमिस्फेयर में, साउथ हेमिस्फेयर में, ठीक है? साउथ हेमिस्फेयर में चमकेगा। मतलब सर सूर्य कहीं ना कहीं इस जगह पे, अभी सूर्य कहीं ना कहीं इस जगह पे चमक रहा है। अब बताओ सर, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जैसे जैसे सूर्य का पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे जेट स्ट्रीम का भी पोजीशन चेंज होगा। सर सूर्य जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में था तो ये जो जेट स्ट्रीम्स थे ये अपलिफ्ट कर रहे थे। अब देखो जैसे ही सूर्य सदर्न हेमिस्फेयर में आया, आपको नहीं लगता ये जेट स्ट्रीम बोलेंगे कि मैं सूर्य की तरफ नीचे आऊंगी, नीचे आऊंगी सूर्य की तरफ? सर फिर से जेट स्ट्रीम्स का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है? इस बार अपलिफ्ट नहीं हो रहा है, ये डाउनवर्ड्स आ रहा है, वो नीचे आ जा रहा है। जो जेट स्ट्रीम्स है ना वो नीचे बहने लग रही है। मतलब देखो ये ओरिजिनल पाथ था, ओरिजिनल पोजीशन था जेट स्ट्रीम का, परंतु ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द सनलाइट टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फेयर, द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स as well as the polar jet streams both used to move downwards, move toward the down latitude, toward the low latitudes, ठीक है? लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ वो शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है? पोलर जेट स्ट्रीम जो है सर ये भी बोलेगा कि मैं नीचे आ रहा हूँ, ये भी बोलेगा मैं नीचे आ रहा हूँ। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? शिफ्टिंग ऑफ द जेट स्ट्रीम्स कैसे शिफ्ट कर रही हैं ये समझ में आया? किस वक्त कैसे शिफ्ट कर रही हैं? गर्मी के वक्त सर हायर लैटिट्यूड्स में शिफ्ट कर जा रही हैं और ठंडे के वक्त लोअर लैटिट्यूड्स में शिफ्ट कर जा रही हैं। इज इट क्लियर? तो प्लीज मेक अ नोट ऑल्सो, ठीक है? प्लीज मेक अ नोट ऑल्सो। मतलब सिर्फ सुनने नहीं बैठना है हमने, क्योंकि बाद में पता चला रही कुछ तो समझ ही, मतलब क्लास में बैठे थे मजा तो बहुत आया पर समझ में कुछ नहीं आया। तो प्लीज मेक अ नोट दैट समर के वक्त जो जेट स्ट्रीम्स हैं सर वो हायर लैटिट्यूड्स में शिफ्ट कर जाती हैं, और विंटर के वक्त जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो लोअर लैटिट्यूड्स में शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है? ये पूरा समरी है पूरे अभी का जो भी 10-15 मिनट हुआ है उसका। नाउ कैन यू ऑब्जर्व, गर्मी का वक्त है अभी, अभी विंटर है सर, विंटर है। कैन यू ऑब्जर्व हियर वेरी केयरफुली प्लीज, ये जो न्यू सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का जो पोजीशन है, कैन यू सी, अब ये भारत के ऊपर से भी बह के पार करने का कोशिश कर रहा है। भारत के ऊपर भी ये बहने का कोशिश कर रहा है। पहले देखो, पहले क्या ये भारत के ऊपर बह रहा था? ओरिजिनल पोजीशन में जो जब इसका ओरिजिनल पोजीशन था तब क्या ये भारत के ऊपर से बह रहा था? अरे हाँ या ना बोलो भाई, नहीं बह रहा था। आप देखो ना, लाल वाला जो है वो ओरिजिनल पोजीशन है जेट स्ट्रीम का, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का। और बताओ जब भारत में गर्मी का वक्त होगा, जब भारत में गर्मी का वक्त होगा, क्या मैं ये पोलर जेट स्ट्रीम को मिटा दूं? कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? मैं मिटा दूं क्या पोलर जेट स्ट्रीम को? मिटा देता हूं, ठीक है? मैं गर्मी का वक्त का बात कर रहा हूं कि जब गर्मी का वक्त होगा तब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स कहां देखने को मिलेगा? यहां देखने को मिलेगा हायर लैटिट्यूड्स में। यहाँ पे
सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम देखने को मिलेगा, लेकिन कब? समर के वक्त में। और ये कब देखने को मिल रहा है? विंटर के वक्त में। कैन यू सी, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं वो भारत में किस वक्त में देखने को मिलेगा? विंटर के वक्त, समर के वक्त, या फिर नॉर्मल कंडीशन में? विंटर के वक्त। विंटर के अलावा और किसी कंडीशन में आपको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स क्या भारत के ऊपर से फ्लो करते हुए नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। सर, अगर कभी आप लोगों ने सुना होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोल के कुछ होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? इतना बड़ा, इतना खतरनाक नाम क्या है? सुनिएगा ध्यान से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। सर, विंटर के वक्त जो नॉर्थन प्लेसेस है ना भारत के, जो उत्तरी इलाके हैं भारत का, वहां पे ठंड के वक्त बरसात होती है। क्यों होती है? क्योंकि सर ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं, ये ठंड के वक्त भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर, नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर फ्लो करने लगती है। और इन्हीं जेट स्ट्रीम्स की वजह से सर टेम्परेट साइक्लोन बोल के कुछ होता है। मतलब घबराने वाली बात नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी में। टेम्परेट साइक्लोन जैसा नामक कुछ चीज होता है, उसके कारणवश नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में विंटर के वक्त रेनफॉल होता है। उसी को हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम्स जो है सर, वो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स जो है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉर्दर्न इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। क्या ठीक है, समझ में आपको? चलो, तो सर आप मॉनसून में पढ़ा रहे थे, कहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में पहुंच गए? तो सुनिएगा, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। अब देखो, इतना क्लियर बात है कि मैं अगर इस मैप में आपको बोलूं, मैं अगर आपको इस मैप में बोलूं कि देखो विंटर का वक्त है, विंटर का वक्त है, तो इधर से बहने को आएगा क्या? इधर से बहने को आएगा क्या? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? विंटर का वक्त है, विंटर का वक्त है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। क्लियर है सभी को? चलो, एक और कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है। यह ग्राउंड, यह ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे देखो घर बना हुआ है, यह ग्राउंड, यह जमीन, सतह, सतह के ऊपर जो विंड बहती है उस विंड को क्या बोलते हैं हम लोग? सतह से 15-16 किलोमीटर ऊपर जो विंड बहती है उस विंड को क्या बोलते हैं हम लोग? भैया, सरफेस के 15-16 किलोमीटर ऊपर जो विंड बहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम क्या मिएंडरिंग फीचर दिखाता है? यस सर, दिखाता है। अभी 5 मिनट पहले आपने समझाया था। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व हियर वेरी केयरफुली। ड्यू टू द मिएंडरिंग फीचर ऑफ द जेट स्ट्रीम जैसे ऊपर में फ्लो करता है ना सर, उसके वजह से ग्राउंड पे, मतलब वो बह तो रही है सरफेस से 16-17 किलोमीटर ऊपर, परंतु उसके बहने के वजह से ग्राउंड पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जोन बनता है। कैसे बनता है? ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, ये वाला जेट स्ट्रीम ऊपर में ऐसे बह रहा है, मतलब 16-17 किलोमीटर ऊपर बह रहा है। ठीक है, अब बताओ, ये जो डाउनवर्ड लिम्ब है, ये जो झुका हुआ लिम्ब है, मतलब लिम्ब का मतलब कुछ नहीं, हाथ समझ लो यार। ये जो झुका हुआ लिम्ब है इस मियंडर का, इस जेट स्ट्रीम का जो झुका हुआ लिम्ब है, इसके कारणवश सर इस जगह पे, ग्राउंड पे, इस जगह पे कैसा प्रेशर बनेगा? तो सोचो ना, ऊपर से ऊपर से ऊपर से सर वो नीचे दबा रहा है। आप देख रहे हो, ऊपर से वो नीचे दबा रहा है, हवाओं को वो नीचे दबा रहा है। तो सर दबा रहा है, इसके कारणवश क्या होगा? यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन बनेगा। और सर अगर यहाँ का बात करें तो देखो ना, अपर लिम्ब, ऊपर वाला लिम्ब के कारण क्या हो रहा है? हवाओं को और ऊपर जाने का मौका मिल रहा है, हवाओं को और ऊपर जाने का मौका मिल रहा है, ऊपर जाने का मौका मिल रहा है। इसके कारणवश क्या होगा सर? जमीन पे कैसा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। मतलब समझो, सिंपल सी बात है कि जो हवाएं थी ऑलरेडी सर, सरफेस में हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हवाएं हैं, जो एयर है, उन हवाओं को और तेजी से दबाने लगता है जेट स्ट्रीम का लोअर लिम्ब जो डाउनवर्ड लिम्ब है ना, वो हवाओं को और तेजी से दबाने लगता है। एंड ड्यू टू दैट कंप्रेशन सरफेस पे हाई प्रेशर का जोन बनता है। और सर ये जो हवाएं हैं, ये जो अपर लिम्ब है सर जेट स्ट्रीम का, इस अपर लिम्ब के वजह से क्या होता है? हवाओं को और ज्यादा एक्सपेंड करने का मौका मिलता है, और ज्यादा फैलने का मौका मिलता है। अब बताओ ना,
हवाएं और इजिली फैल रही हैं ऊपर में, ये जो हवाएं यहाँ पे थी इनको और मौका मिल गया ये और ऊपर जाए, तो यहाँ का प्रेशर कम नहीं हो जाएगा सर, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। मतलब क्या आपको एक चीज फील हुआ कि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द जेट स्ट्रीम इन अ मियंडर, लाइक इन अ मियंडरिंग फीचर, इन अ मियंडरिंग वे, जैसे ही वो मियंडर की तरफ बहती है ना, उसके कारणवश सरफेस पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जोन बनता है। क्या आपको ये बात समझ में आया? ठीक है, ये मतलब अंडरस्टूड वाली बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा पर्वत है? यहाँ पे है पर्वत कौन सा? दी हिमालयाज, दी हिमालयाज, मानते हैं आप लोग हिमालयाज है, ठीक है, द हिमालयाज। नाउ सर, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स इधर से बह के आती हैं और आके सर हिमालय से टकरा जाती हैं। हिमालय बोलता अरे बाप रे, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स बोलती हैं बाप रे बाप, ये क्या आ गया अचानक से, ये क्या आ गया अचानक से, इतना बड़ा पहाड़ कैसे आ गया, हम तो सरफेस के ऊपर इतना ऊपर बह रहे थे फिर भी आके हिमालय से टकरा गए। हिमालय बहुत ऊपर है सर, बहुत ऊंचा है, ठीक है, तो इतना ऊपर हम लोग बह रहे थे। अब मेरा कोई मतलब गला मत पकड़ना कि सर आपने तो बोला था सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से 16-17 किलोमीटर ऊपर बहती है, लेकिन हिमालय का जो मैक्सिमम हाइट है वो 8 किलोमीटर ही है, तो फिर कैसे होगा? मैं ओवरऑल बता रहा था, हाइट जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो 12-13 किलोमीटर, मतलब सरफेस से दूर बहती है, इतना समझना है आपने। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में बहती है सर, अपर ट्रोपोस्फेयर में बहती है। ठीक है, नाउ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स जो है वो बहने लगती हैं विंटर के वक्त इंडिया के ऊपर से, और जैसे ही वो इंडिया के पास आती है ना सर, मिल जाता है उन्हें कौन? द हिमालयास। अब अब देखना, हिमालय से टकराने के बाद सोचो ना, ये है हिमालयास, इधर से आ रही है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, हिमालय से टकराने के बाद जैसे ही हिमालय से टकराती है ना, ये दो गुटों में बढ़ जाती है, ये दो दो डिफरेंट गुटों में बढ़ जाती है, दो डिफरेंट ग्रुप्स में बढ़ जाती है। एक जो ग्रुप है वो इधर की ओर चला जाता है, जेट स्ट्रीम का, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का एक जो पाथ है वो इधर की ओर निकल जाता है, और एक जो पाथ है वो भारत की ओर आ जाता है। मतलब जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है उनका बाइफरकेशन हो जाता है सर, ठीक है, उसका उनका बाइफरकेशन हो जाता है, वो दो रास्तों में बट जाती हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्थवर्ड, मतलब वो नॉर्थ की तरफ, एक जो है वो आपको नॉर्थ की तरफ जाते हुए दिखेगा, और एक साउथवर्ड, उसका साउथवर्ड लिम्ब दिखेगा, मतलब दो पार्ट आपको दिखने लगता है फिर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का, एक जो हिमालय से टकरा के नॉर्थवर्ड ऊपर की ओर भाग जा रही है, और एक साउथवर्ड जो नीचे भारत की तरफ आ जा रही है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के ऊपर आपको कौन सा लिम्ब नजर आएगा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का, नॉर्थ वाला कि साउथ वाला? सोच के बताना बस। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं आप लोग, नॉर्थ लिख रहे हैं सर, साउथ वाला कैसे कैसे आप लोग को पता चल रहा है नॉर्थ वाला? सर देखो ना, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दिल को थाम के ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का जो ये जो जेट स्ट्रीम है वो भारत में विंटर के वक्त आती है। विंटर के वक्त के आने के वजह से क्या होता है सर, जैसे ये भारत के ऊपर में बहने की कोशिश करती है, अचानक से आ जाता है हिमालयास, बीच में रास्ता रोकने के लिए हिमालयास आ जाता है। जैसे वो हिमालय से टकराती हैं तो सर वो टकराने के बाद दो रास्तों में डिवाइड हो जाती हैं, बाइफरकेशन हो जाता है तो वो जेट स्ट्रीम का। अब जैसे टकराती हैं तो दो ब्रांचेस बनते हैं, एक होता है नॉर्थ ब्रांच और एक होता है साउथ ब्रांच, नॉर्थ ब्रांच और साउथ ब्रांच। ये जो नॉर्थ ब्रांच है ना, ये आपको इंडिया से दूर जाते हुए दिखेंगी, और ये जो साउथ ब्रांच है ये इंडिया के तरफ आते हुए दिखेंगे। और इफ यू ऑब्जर्व इफ यू ऑब्जर्व हियर वेरी केयरफुली सर, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का जो लोअर लिम्ब है ना, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का जो लोअर लिम्ब मतलब ये वाला लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये आपको देखने को मिलता है सर इंडिया के ऊपर। नाउ टेल मी वन थिंग, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का लोअर लिम्ब इंडिया के ऊपर स्थित हो गया, इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर जोन बनेगा कि लो प्रेशर जोन बनेगा? तो थोड़ा देर पहले आप बताए थे मुझे कि जो लोअर लिम्स हैं इनके वजह से ग्राउंड पे कैसा प्रेशर बनता है? हाई प्रेशर। ग्राउंड पे कैसा प्रेशर बनता है? हाई प्रेशर। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का जो सदर्न ब्रांच है, सदर्न ब्रांच का जो लोअर लिम्स है,
इस लोअर लिम्ब के कारण भारत में कैसा प्रेशर बनेगा सर? हाई प्रेशर। भारत में बनने लगा हाई प्रेशर। और सर कौन सा वक्त है, विंटर का कि समर का? सर विंटर का। और क्या आपको याद है थोड़ा सा भी कि सर विंटर के वक्त भारत के ऊपर हाई प्रेशर होता है और जो सी होता है, जो वाटर होता है, उधर लो प्रेशर होता है। इसी के वजह से इधर से हवाएं बहना स्टार्ट करती हैं और हमें देखने को मिलता है क्या? रिट्रीटिंग मानसून, रिटर्निंग मानसून। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने रिटर्निंग मानसून का एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि भारत में रिटर्निंग मानसून कैसा हो रहा है। ठीक है, समझ में आया आपने? ठीक है, अभी और आएगा। नाउ अब इतना समझ में आया, सबको क्लियर है इतना? चलो अब सुनना ध्यान से। विंटर का वक्त था, विंटर का वक्त था, विंटर का वक्त था, इसीलिए जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से वो नीचे आ गई। ठीक है, और अब धीरे धीरे समर का वक्त आने वाला है। समर का वक्त में कैसा कंडीशन होना चाहिए, कैसा कंडीशन होना चाहिए मॉनसून आने के लिए? क्या आप लोग बता सकते हैं समर के वक्त आइडियली कैसा कंडीशन होना चाहिए भारत के ऊपर ताकि ताकि मॉनसून आ सके? तो सर अगर मॉनसून लाना है तो पूरे भारत के ऊपर लो प्रेशर का जोन चाहिए, लो प्रेशर, और इधर कहीं ना कहीं हाई प्रेशर चाहिए। ठीक है, मतलब भारत के ऊपर अगर मॉनसून लाना है तो समर के वक्त ओवरऑल भारत में कैसा प्रेशर होना चाहिए? लो प्रेशर होना चाहिए। इतना समझ रहे हैं आप लोग? एकदम से समझ रहे हैं, समझदार हो गए हम लोग। नाउ ऑब्जर्व करो सर, जब तक ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का जो साउदर्न ब्रांच है, ये जो सदर्न ब्रांच है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का जो ये सदर्न ब्रांच है, जब तक ये इंडिया से दूर नहीं जाएगी, क्या तब तक इंडिया के ऊपर लो प्रेशर का जोन बनेगा? नहीं बनेगा। यंस साहब ने, जो यन साहब थे ना, उन्होंने यही समझाया, उन्होंने यही समझाया सर, जब तक भारत के ऊपर से ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का जो सदर्न ब्रांच है, जब तक ये भारत से दूर नहीं होगा, मतलब जब तक ये ओवरऑल सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर से दूर नहीं होगा, तब तक भारत के ऊपर लो प्रेशर का जोन नहीं बनेगा। और सर अगर लो प्रेशर का जोन नहीं बना तो सर मॉनसून नहीं आएगा। समझ में आया आपको? नाउ टेल मी वन थिंग, क्या पूरे वर्ल्ड में क्या आइडियल सिचुएशन हमेशा बनता है? क्या मतलब एकदम पूरा जो इन्वायरमेंट है वो क्या आइडियल सिचुएशन में होता है क्या कि मैं नहीं, मतलब इस वक्त में ऐसा हो ही जाना चाहिए, इस वक्त यहाँ पे वॉल्केनो का विस्फोट होना चाहिए, इस वक्त यहाँ पे अर्थक्वेक आना चाहिए, पिछले साल आया था इसलिए इस साल भी आना चाहिए? सर नहीं होता है। क्या होता है कि सर जब गर्मी का दिन आता है ना, जब गर्मी का दिन आता है तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है ना कि ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम उतना ज्यादा गर्म नहीं होता है और इसीलिए ये हायर लैटिट्यूड की तरफ शिफ्ट ही नहीं करता है, बोलता नहीं हम शिफ्ट ही नहीं करेंगे, हम आराम से बैठे रहेंगे, नहीं हम शिफ्ट नहीं करेंगे। अब बताओ, जब ये भारत से दूर गर्मी के दिनों में शिफ्ट ही नहीं करेगा तो आपको नहीं लगता भारत पे कैसा सिचुएशन बना रहेगा? हाई प्रेशर। और जितना देर हाई प्रेशर प्रेशर का सिचुएशन पूरे भारत के ऊपर बना रहेगा, उतने दिन तक भारत में मॉनसून नहीं आएगा और हमें देखने को मिलेगा मॉनसून डिले, मॉनसून में डिले देखने को मिलेगा। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मॉनसून डिले, जो सर एडमंड साहब ने हमें नहीं समझा पाया था। आप ड्रॉबैक जाके पढ़े सर एडमंड साहब का, उन्होंने हमें मॉनसून डिले के बारे में कुछ नहीं बताया था। ठीक है, क्या हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं क्या सर? जो साइंटिस्ट हैं, 5 मिनट के लिए आप लोग सब साइंटिस्ट बन जाओ, 5 मिनट के लिए आप लोग सब साइंटिस्ट बन जाओ, ठीक है? सर साइंटिस्ट लोग को कैसे पता चलता है कि मॉनसून आने वाला है? उसका एक फैक्टर क्या है? उसका एक फैक्टर है यहीं से हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसका एक फैक्टर क्या है। सुनिएगा ध्यान से, जैसे ही जैसे ही सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड मूव करने लगती हैं, जैसे ही सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड मूव करने लगती है, इंडिया से दूर जाने लगती हैं, वैसे ही इंडिकेशन मिलने लगता है सर कि भारत के ऊपर लो प्रेशर का जोन अब बनने वाला है और मॉनसून का आगमन होने वाला है। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को?
साइंटिस्ट लोग भगवान नहीं है। वो लोग को कैसे समझ में आता है कि मानसून आने वाला है? वो लोग ऑब्जर्व करता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को। जैसे ही वो लोग देखता है कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम अब भारत से नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, जैसे ही वो नॉर्थवर्ड मूव करने लगता है सर, भारत के ऊपर कैसा सिचुएशन बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा, और लो प्रेशर बन गया मतलब सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका मानसून आने वाला है। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं मानसून इंडिकेटर? मानसून इंडिकेटर हम लोग किसको बोल सकते हैं? तो इन भाई साहब ने हमें ये समझाया कि द नॉर्थवर्ड मूवमेंट द नॉर्थवर्ड मूवमेंट द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इज द इंडिकेटर इज एन इंडिकेशन कि भारत में अब मॉनसून आने वाला है। क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया बताइए, बताएंगे मुझे। ठीक है, तो यिन भाई साहब का ये रीजन था, ये थियोरी था। किसी को नहीं समझ में आया सर? यिन भाई साहब का थियोरी समझ में आया आप लोगों को? अरे हाँ या ना बोलो भाई, 1 2 3 चेक। मतलब मैं बैठा हुआ यहाँ पे कि मुझे बोलेंगे, समझाएंगे कि हाँ ठीक है समझ में आ गया। तो अगर मैं ओवरऑल अगर समरी लिखा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग सिंपल सा चीज क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला चीज आप लोग को, इतना मैंने आपको बता दिया, इतना चीज तो आपको लिख लेना चाहिए था तब से कि ये चीजें होती, जो भी मैंने भूमिका बांधी कि हाँ सब टॉप जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो मेंडरिंग फीचर दिखाती हैं, दिस दैट, ये सब चीजें आपको लिख लेनी चाहिए थी। इंस भाई साहब ने यिंस भाई साहब ने क्या समझाया कि ड्यू टू दी southern branch of the subtropical jet stream due to the southern branch of the subtropical jet stream there is a creation of high pressure zone over the Indian subcontinent, over the India। मतलब सर विंटर के वक्त यिन भाई साहब ने क्या बोला, मैं इसको संक्षेप में समरी के रूप में बनाना लिखना चाहता हूँ, ठीक है? प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वरना मतलब कोई जोर ही नहीं है समरी लिखना मेरे लिए, मैंने कंप्लीट करा दिया अपना। तो यन भाई साहब ने क्या बोला कि भारत में सर विंटर का वक्त में क्या होता है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स पहुंचता है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स पहुंचता है। और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का जो साउथ ब्रांच है, जो साउथ ब्रांच है, ये भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर आने लगता है, ओवर इंडिया, इंडिया के ऊपर आने लगता है। एंड ड्यू टू दिस क्या होता है सर, हाई प्रेशर का जोन क्रिएट होता है, हाई प्रेशर का जोन क्रिएट होता है कहाँ पे, इंडिया के ऊपर। और यही हाई प्रेशर का जोन हेल्प करता है, इट विल हेल्प इन व्हाट, रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून में हेल्प करेगा, ठीक है, या फिर रिटर्निंग मानसून में हेल्प करेगा। इसके अलावा एक और फैक्ट मैंने आपको बता दिया, वो मानसून से रिलेटेड तो नहीं है, पर मैंने एक और फैक्ट आपको बता दिया कि इन्हीं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स के कारण भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी होता है, जिसके कारण हमें देखने को मिलता है विंटर रेनफॉल। ये इंस के थियरी से रिलेटेड नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताया था आप लोग को कि भारत में विंटर के वक्त आपको रेनफॉल देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। इसके बाद मॉनसून इंडिकेटर, मॉनसून इंडिकेटर हम किसको कहेंगे सर? यिंस भाई साहब ने क्या बोला, यिंस ने ये चीज बोला कि until the shiftment of south branch of the subtropical jet stream is done, then only, उसके बाद ही, then only monsoon will arrive, monsoon will arrive। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्योंकि जैसे ही साउथ ब्रांच जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का, जैसे ही वो नॉर्थवर्ड मूव कर जाएगा सर, जैसे ही वो शिफ्ट कर जाएगा नॉर्थवर्ड, तो भारत के ऊपर कैसा प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर, एंड देन मॉनसून कैन अराइव इजली। मतलब यिंस भाई साहब ने क्या बोला कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इज द फर्स्ट इंडिकेशन फॉर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून ओवर इंडिया। मतलब मॉनसून भारत में आ रहा है, इस चीज का पहला इंडिकेटर कौन सा है, द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इज इट क्लियर? So all the four theories are done, but our monsoon topic is not done.
और मानसून टॉपिक इज नॉट डन। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं सर, मानसून बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। तो आई होप आज के बाद आपको मानसून मतलब मानसून में सिर्फ भीगने का मन नहीं करेगा, मानसून जब आएगा तो आप लोग बैठ के सोचेंगे अरे अरे भाई साहब सर एडमंड थ्योरी, फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट याद आएगा, फिर कोटेश्वरम थ्योरी याद आएगा, अरे ट्रॉपिकल स्टडी जेट स्ट्रीम, फिर याद आएंगे आपको यिंस भाई साहब। ठीक है, जब ठंडे के वक्त में जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, ठंडे के दिन जब भारत में ठंड का वक्त होगा और जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे या फिर न्यूज़ में देखोगे करे उधर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है, क्यों हो रही है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो आपको फील होगा चीजें। ठीक है, इज इट डन? एक और कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना है, इज इट डन? हाँ या ना बोलिए सर। चलो, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, भारत में ही मानसून क्यों आता है? कोई आप हमसे पूछे तो क्या बोलेंगे हम लोग? भारत में ही मानसून क्यों आता है? तो सर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि आईटीसीजेड का शिफ्टिंग हो रहा है इसके कारणवश। तो सामने वाला मेरे से पूछेगा अरे आईटीसीजेड का तो मूवमेंट पूरे विश्व में हो रहा है, तो भारत में ही क्यों आ रहा है? सर हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पे जो मेडागास्कर के बगल में जो रीजन है ना, यहाँ पे एक्सटेंसिव हाई प्रेशर का जोन देखने को मिलता है और गर्मी के वक्त भारत जो है वो लो प्रेशर हो जाता है, इसीलिए हम लोग को ऐसे फ्लो करते हुए दिखती है कौन सा विंड सर? मानसून विंड। ये रीजन हम लोग देंगे। अब आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव हाई प्रेशर का जोन बन क्यों रहा है, तो आप लोग तुरंत बोलेंगे सर कोटेश्वरम चचा ने एक चीज हमें समझाया था, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। एक चीज समझाया था कि यहाँ से जो लद्दाख रीजन है, लद्दाख रीजन के ऊपर से हवाएं ऊपर उठती हैं और फिर वो सोमाली होते हुए सिंक करने लगती हैं सर, कहाँ पे? मस्करीन, मतलब मेडागास्कर के बगल में मस्करीन नाम का जगह है वहां पे। तो ये एक कारण है वहां पे एक्सटेंसिव हाई प्रेशर बनने का। ठीक है, तो वो सामने वाला बोलेगा अरे तुम तो आधा अधूरा आंसर दे रहा है, और क्या रीजन है? सर और भी एक रीजन था पर मास्टर ने बताया नहीं, तो ये स्टेटमेंट आप लोग ना दो, इसीलिए मैं एक और रीजन देता हूं कि यहाँ पे एक्सटेंसिव हाई प्रेशर जोन क्यों है। तो सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, पढ़ने के हवाले समझ में आया कि यहाँ पे एक्सटेंसिव हाई प्रेशर जोन क्यों हो रहा है, और भी क्या रीजन है, और भी क्या रीजन है, तो सुनना ध्यान से दोस्त। ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कौन सा ओशियन है? इस जगह पे कौन सा ओशियन है? विच ओशियन इज दिस? कौन सा महासागर है? दी पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। दिस इज साउथ अमेरिका, दिस कॉन्टिनेंट इज विच कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका। यहाँ पे कौन सा महासागर है? यहाँ पे कौन सा महासागर है? पैसिफिक ओशियन। वेरी गुड, आप लोग तो तेज हो गए सर। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से ईस्ट में अगर हम लोग जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में हम लोग जाएंगे अगर, तो घूम फिर के कहीं ना कहीं हम लोग साउथ अमेरिका पहुंच जाएंगे, बोल सकते हैं ये हम लोग, क्योंकि सर दुनिया गोल है। फील हो रहा है? दुनिया गोल है। ठीक है, अब समझना, मतलब दिस इज आवर ऑस्ट्रेलिया, दिस इज आवर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस इज आवर साउथ अमेरिका। और बीच में कौन सा ओशन है? विच ओशन इज दिस? पैसिफिक ओशन। क्या मैंने सही बनाया? एग्री करते हैं आप लोग? अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो लैटिट्यूड्स है ना सर, ये ये ना 30 डिग्री के अंतर्गत है, मतलब 30 डिग्री के आसपास है, मतलब 30 डिग्री साउथ है ये 30 डिग्री साउथ वाला लैटिट्यूड, 30 डिग्री साउथ वाला लैटिट्यूड, और ये है 0 डिग्री। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में किस टाइप का परमानेंट विंड बहता है? ऑप्शन ए ईस्टर्लीज, ऑप्शन बी वेस्टर्लीज, ऑप्शन सी पोलर ईस्टर्लीज, ऑप्शन डी कल बताऊंगा।
अगर आप ध्यान से देखें, मैं कहीं ना कहीं इस जगह का बात कर रहा हूँ, इस जगह का बात कर रहा हूँ। तो इस जगह आपको कौन सा विंड देखने को मिलता है सर? ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है, ईस्टर्ली। जिसको नहीं पता, एक फैक्ट मान लो कि यहाँ पे ईस्टर्ली विंड्स बहती है। नाउ ईस्टर्ली विंड्स जो है सर, ये किस साइड से आती है? सर ईस्ट से आती है, इसीलिए हम लोग इसको ईस्टर्ली विंड्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? मतलब यहाँ पे जो विंड्स बहती हुई नजर आएंगी वो ऐसे बहती हुई नजर आएंगी, ऐसे बहती हुई, सॉरी नॉट फ्रॉम देयर, फ्रॉम हियर, ऐसे बहती हुई नजर आएंगी। ठीक है, ऐसे ही बहती हुई नजर आएंगी, ऐसे बहती हुई नजर आएंगी, मतलब ईस्ट की तरफ से बहती हुई नजर आएंगी। मतलब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे विंड्स कैसे बह रही हैं? ईस्ट की तरफ से बह रही हैं, ईस्ट की तरफ से बह रही हैं। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? ईस्टर्न ईस्टर्न विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स बह रही है। ठीक है, ईस्टर्ली विंड्स बह रही है। ठीक है, अब सोचना, ऑब्जर्व करना सर, हवाएं जो हैं वो कुछ ऐसे बह रही हैं, ऐसे ईस्ट की तरफ से बह रही हैं। नाउ अब समझो कि ये एक टब रखा हुआ है, एक टब है, इस टब के अंदर पानी है, पानी है, पानी है। अच्छा, कभी आप लोगों ने रॉड से पानी गर्म किया? रॉड से मैं किया करता था अक्सर, मैं क्या करता था मतलब हॉस्टल में रॉड से पानी गर्म किया करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे कॉलेज जाना था जल्दी, मैं रूममेट को भी जाना था। तो उसने मुझे बोला कि यार मुझे दे दो गर्म पानी, बाल्टी, मतलब बाल्टी में रॉड डाला हुआ था गर्म पानी करने के लिए। तो उसने मेरे को बोला कि यार दे दो ये गर्म पानी, मैं नहा लूंगा। तो मैंने बोला यार मुझे भी तो कॉलेज जाना है और मेरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिशन है, तुम मुझे पहले करने दो। तो वो बोला कि ठीक है तुम पहले जाओ, लेकिन तुम ठंडा पानी से नहाएगा, हम एक ही बाल्टी गर्म पानी है और लाइन भी कटा हुआ है, अब गर्म पानी हो भी नहीं सकता, तो तुम मतलब ठंडा पानी से नहाएगा। तो हम उसको बोले कि यार ऐसे करेगा, इतना बड़ा बाल्टी है, सुनो ना, ये जो रॉड डाला हुआ है, देखो रॉड डाला हुआ है, गर्म पानी हो रहा है, ठीक है सर, इतना बड़ा बाल्टी है, इसमें इतना पानी है, उतना ज़्यादा पानी है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, हम बस इतना ही पानी लेंगे, हम बस इतना ही पानी लेंगे और हम नहा लेंगे। तो हम उतना ही पानी लेके, मतलब थोड़ा सा ही ऊपर का ही थोड़ा सा पानी लेके नहा लिए। फिर जब वो नहाने गया, उसने मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गालियां दी। क्यों गालियां दी पता है? उसने मेरे को बोला यार पानी तो ठंडा है। मैंने बोला यार मैंने तो थोड़ा सा ही पानी लिया था, पानी ठंडा क्यों है? मैंने बोला यार पानी तो बहुत गर्म था, ठंडा क्यों है? सर क्या थियरी है, क्या किस वजह से ऐसा हुआ, तो सुनिएगा ध्यान से। जब ये रॉड था बाल्टी के अंदर, तो पानी गर्म हो रहा था, और गर्म चीज ऊपर उठता है कि नीचे बैठता है? ऊपर उठता है, गर्म चीज ऊपर उठता है। तो पानी गर्म होकर जो गर्म पानी है, इस बाल्टी में जो गर्म पानी है वो ऊपर इकट्ठा हो गया, और नीचे में अभी भी कौन सा पानी था? ठंडा पानी था। तो ऊपर का जो गर्म पानी है ये लेके मैंने नहा लिया, और नीचे में ठंडा पानी रह गया। और ये रियल स्टोरी है, इसलिए उसने मुझे सुनाया इतना कुछ। तो सर क्या ये रॉड की वजह से ही हो रहा है? नहीं, ये ओवरऑल साइंटिफिक थ्योरी है, ये ओवरऑल साइंटिफिक नेचर है कि कोई भी चीज गर्म होती है ना तो वो ऊपर उठती है। नाउ ऑब्जर्व करो कि ये है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत है सर, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। पैसिफिक ओशन में जो गर्म पानी होंगी वो सरफेस के ऊपर होगी, मतलब एकदम ऊपर होगी कि एकदम नीचे होगी? मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज योर पैसिफिक ओशन, दिस इज योर पैसिफिक ओशन, तो गर्म पानी ए ऊपर में होंगी या फिर बी नीचे में होंगी? नीचे में होंगी या फिर ऊपर में होंगी गर्म पानी? अब आप पूछो गर्म पानी कैसे हो जाता है? ऑब्वियस सी बात है, सूर्य का स्थिति, सूर्य जब सालों साल मतलब 5-6 महीना गर्म करते रहता है सर पानी को, तो गर्म पानी हो जाता है ना सर। तो गर्म पानी ऊपर उठ जाता है, मतलब ऊपर में, ऊपर में इस पानी के ऊपर में, मतलब ये जो पूरा डेप्थ है, इस डेप्थ के ऊपर में कौन सा पानी होगा? गर्म पानी कि ठंडा पानी? सर गर्म पानी। और नीचे में कौन सा पानी होगा? ठंडा पानी। अब ध्यान से सुनना, मतलब अगर आप ऑब्जर्व करो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। अब ऑब्जर्व करो, कि ये है पूरा सरफेस, और यहाँ पे पानी, यहाँ पे पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो आपने मुझे बताया कि गर्म पानी कहाँ पे होगा? गर्म पानी यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा सर हॉट वाटर, मतलब सरफेस के ऊपर कौन सा पानी होगा? हॉट वाटर। और
विंड्स कैसे बह रही हैं? विंड्स बह रही हैं ऐसे, क्योंकि ईस्टर्ली विंड्स बहती हैं यहाँ पे। विंड्स बह रही हैं ऐसे, ईस्टर्ली विंड्स बोल लो या फिर ट्रेड विंड्स बोल लो, ट्रेड विंड्स। नाउ इधर से हवाएं बह रही हैं, तो आपको नहीं लगता जो गर्म पानी है सर सरफेस के ऊपर में, उन पूरे गर्म पानी को ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न मार्जिन पे इकट्ठा कर देगा। पूरा गर्म पानी, पूरा गर्म पानी। आपने देखा होगा, आप कभी तालाब वगैरह घूमने गए होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि अगर विंड्स ऐसे बहती है ना, तो जो पानी है वो भी विंड के डायरेक्शन में बहने लगती है। और सर ये तो गर्म पानी है, ये तो और इजिली मूव करेगा, ये तो और इजिली मूव करेगा। मतलब इस सरफेस के ऊपर जितना भी गर्म पानी है वो ट्रेड विंड्स की वजह से कहां पे इकट्ठा हो जाएगा सर? इस जगह पे। आपको फील हो रहा है ये चीज? ऑस्ट्रेलिया के पास कैसा फील होगा? ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न मार्जिन पे आपको कैसा पानी नजर आएगा? गर्म पानी के ठंडा पानी? सर गर्म पानी। क्या सबको समझ में आया ये चीज? बस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने की जरूरत है। मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सर जो गर्म पानी है पूरे पैसिफिक ओशन में वो सरफेस के ऊपर में है, सरफेस के ऊपर में, क्योंकि गर्म चीज ऊपर रहता है। अब ट्रेड विंड्स जो है वो ईस्टर्न डायरेक्शन से ट्रेड विंड्स बहती हैं। अब देखो हवा बोल रही है कि मैं ऐसे बहूंगी, बहना चाहती हूँ, तो गर्म पानी क्या बोलेंगी? चलो मुझे साथ लेके चलो, मुझे भी साथ लेके चलो। तो ये जो गर्म पानी था सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो गर्म पानी था, वो सरफेस का गर्म पानी कहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा? इस जगह पे, इस जगह पे। क्यों? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द ट्रेड विंड्स। क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को? क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को? चलो अब ध्यान से सुनना। सर नीचे में जो ठंडा पानी था, यहाँ पे हॉट वाटर है, याद रखना, यहाँ पे कौन सा वाटर? हॉट वाटर, हॉट वाटर। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब देखो सर नीचे में तो ठंडा पानी है। अब एक बात बताओ, यहाँ का गर्म पानी, इस पूरे सरफेस का गर्म पानी, इस पूरे सरफेस का गर्म पानी उठ के इधर चला गया, तो सर आपको नहीं लगता यहाँ पे जगह खाली हो जाएगा? और जगह को भरेगा कौन? सर नीचे से जो ठंडा पानी है ना, वो ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा और यहाँ पे जगह को फिल करेगा। मतलब आपको नहीं लगता कि सर गर्म पानी पूरा इकट्ठा यहाँ पे हो जाएगा और ठंडा पानी पूरा इकट्ठा यहाँ पे हो जाएगा, कोल्ड वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा? क्या फील हुआ आप लोग को? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज। यह है ऑस्ट्रेलिया, यह है साउथ अमेरिका, यहाँ पे पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। हॉट वाटर जो सरफेस का है सर, वो ट्रेड विंड्स के कारण, ट्रेड विंड्स के कारण इस जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। पूरा जितना भी इस पूरे सरफेस का जो हॉट वाटर है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, हॉट वाटर। ठीक है, अब देखो जैसे ही यहाँ का पानी इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे तो जगह खाली हो जाएगा ना, इस जगह पे तो जगह खाली हो जाएगा ना। इस जगह को फुलफिल कौन करेगा? इस जगह को फुल कौन करेगा? सर नीचे से जो ठंडा पानी है ये ऊपर उठेगा और ऊपर सरफेस का जो भी वाटर है उसको फुलफिल करेगा। मतलब सर यहाँ पे कैसा पानी इकट्ठा हो जाएगा? कोल्ड वाटर। समझ में आप लोग को? भैया समझ में आप लोग को? समझ में आप लोग को? चलो, मतलब एक चीज क्या फील कर रहे हो आप लोग? साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न मार्जिन है, साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न मार्जिन है, वहां पे ठंडा पानी नजर आ रहा है कि गर्म पानी? सर ठंडा पानी। और ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न मार्जिन है, वहां पे कैसा पानी नजर आ रहा है? गर्म पानी, हॉट वाटर। ठीक है, नाउ टेल मी जस्ट वेरी सिंपल थिंग। सर यहाँ पे गर्म पानी है, पानी जो है ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न मार्जिन है ना, यहाँ पे गर्म पानी है, गर्म पानी। तो वहां की हवाएं भी कैसे हो जाएंगी सर उस गर्म पानी की वजह से? हवाएं भी बोलेंगी कि मैं भी हो जाती हूँ हॉट। और गर्म चीज, गर्म हवाएं कहाँ ऊपर उठने लगेंगी, कहाँ जाने लगेंगी? सर गर्म हवाएं ऊपर उठने लगेंगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो हवाएं हैं, ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो हवाएं हैं, ये बोलेंगी कि ड्यू टू दी हॉट वाटर इन दी ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, यहाँ का जो हवाएं हैं वो गर्म होके ऊपर उठने लगेंगी, गर्म होके ऊपर उठने लगेंगी, ऊपर उठने लगेंगे। ठीक है, गर्म होके ऊपर उठने लगेंगे। अब एक बात बताओ, गर्म चीज ऊपर उठ गया, तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में, ऑस्ट्रेलिया के पास जहां से वो हवाएं ऊपर उठी, ऑस्ट्रेलिया के पास कैसा प्रेशर बन जाएगा? हाई प्रेशर की लो प्रेशर? सोचो, आपके
सर के ऊपर से पत्थर को ऊपर रख दिया गया, ऊपर कर दिया गया, तो आपके सर को क्या फील होगा, गर्म, लो प्रेशर की हाई प्रेशर? सर लो प्रेशर, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास कैसा प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर। यहाँ पे कैसा प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर। अब जीवन में जो चीज ऊपर गई है वो चीज नीचे जरूर आएंगी। मतलब ये जो एयर करंट अपलिफ्ट हुआ, ये जो एयर करंट अपलिफ्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया के पास से, ये सिंक कहीं ना कहीं जाके करेगी, कहीं ना कहीं जाके सिंक करेगी। हाँ सर, कहीं ना कहीं तो जाके ये सिंक करना चाहिए इसको। तो इसका एक ब्रांच इधर आके सिंक करता है ऐसे, और इसका एक ब्रांच इधर आके सिंक करता है ऐसे, कहीं कहीं इधर इधर उधर। ये वाला ब्रांच को नहीं पढ़ना हमें, कोई कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना है इसको, इस वाले ब्रांच को। अब आप मुझे बताओगे, मतलब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये इधर जो सिंक कर रहा है वो कहाँ सिंक कर रहा है, तो ध्यान से देखो। सर ये सिंक कर रहा है इस जगह पे, यहाँ पे एक जगह है, नाम है मेडागास्कर, मेडागास्कर। और मेडागास्कर के बगल में ही ये जो एयर करंट है वो सिंक कर रहा है। चलो ठीक है, सिंक कर रहा है। इस एयर करंट के सिंक करने के वजह से यहां पे कैसा प्रेशर बन जाएगा, हाई प्रेशर। नाउ ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। सर ये हमारा मैप है, प्लीज इसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करें, वेरी केयरफुली प्लीज ऑब्जर्व इट। कि सर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न मार्जिन पे कैसा प्रेशर बन गया, कैसा पानी है, सबसे पहले तो हॉट वाटर है, हॉट वाटर ऊपर उठा, इसी की वजह से यहाँ पे कैसा प्रेशर बन गया, लो प्रेशर। अब एयर करंट ऊपर उठा है तो सिंक तो कहीं ना कहीं करेगा, तो इसका एक ब्रांच इधर चला जाता है और एक ब्रांच इधर आके यहाँ पे सिंक कर जाता है, इस जगह पे सिंक कर जाता है। अब यहाँ पे सिंक किया तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनाएगा, हाई प्रेशर की लो प्रेशर? सर हाई प्रेशर। तो क्या आपको एक और रीजन भी मिला कि मेडागास्कर के बगल में एक और रीजन है सर, वहां पे एक और फैक्टर की वजह से, वहां पे एक और चीज की वजह से हमें एक्सटेंसिव हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्या आपको फील हुआ? देखो कोटेश्वरम भाई साहब ने क्या बोला कि सर तेजस के वजह से यहाँ पे, तेजस के वजह से यहाँ पे, तेजस और सोमाली जेट की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा था। इसके वजह, इसके अलावा फ्लुएंस साहब ने हमें समझाया कि आईटीसी जेट की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा था। लेकिन एक और चीज हमने सीखा कि सर यहाँ पे भी ऐसा कुछ चीज हो रहा है, इसके वजह से ही यहाँ पे एक्स्ट्रा हाई प्रेशर का जोन बन रहा है। मतलब तीन रीजन आपको मिल गया यहाँ पे एक्सटेंसिव हाई प्रेशर होने का। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंसिव हाई प्रेशर होने का जो रीजन है वो तीन रीजन मिल गया आपको। नाउ यू विल टेल मी, सॉरी यू विल आस्क मी कि सर इसको बोलते क्या है, ये जो सेल बना, ये जो पूरा सेल बना, आप देखो ना एक पूरा सेल बन रहा है, सेल का मतलब क्या है, पूरा साइकिल बन रहा है, पूरा सेल का जैसा दिख रहा है। सर ये जो सेल बना ना, इस सेल को बोलते हैं हम लोग वॉकर सेल, वॉकर सेल, वॉकर सेल, वॉकर सेल। ठीक है, वॉकर सेल। ये जो सेल बन रहा है आपका पूरा, कि यहाँ से हवा ऐसे ऊपर उठ रहा है और यहाँ पे सिंक कर रहा है, ये जो पूरा सेल है, ये जो पूरा साइकिल है, ये जो पूरा सेल है, इस पूरे सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉकर सेल। नाउ टेल मी वन थिंग, कॉमन सा चीज मैं पूछ रहा हूँ, मतलब बहुत सिंपल सी चीज, एकदम प्रिमिटिव चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर वॉकर सेल की वजह से अगर हाई प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है तो मानसून ज्यादा आएगा कि कम आएगा, मानसून ज्यादा मात्रा में आएगा कि कम मात्रा में आएगा, स्ट्रॉन्ग मानसून आएगा कि वीक मानसून आएगा? क्वेश्चन क्या है मेरा कि अगर अगर यहाँ पे हाई प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है ड्यू टू दी वॉकर सेल, तो मानसून स्ट्रॉन्ग आएगा कि वीक आएगा? तो सर स्ट्रॉन्ग आएगा। तो ये कैसे बता दिए आप स्ट्रॉन्ग आएगा? सर जितना ज्यादा यहाँ पे हाई प्रेशर होगा उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा इंडिया में और यहाँ पे, और इसी के वजह से उतना स्पीडली मानसून भारत पहुंचेगा। मतलब एग्जाम में आपसे सिंपल सा बहुत इजी चीज पूछा जा सकता है कि जितना ज्यादा वॉकर सेल स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा मॉनसून भी स्ट्रॉन्ग होगा। ट्रू और फॉल्स? तो सर ट्रू, सही बोल रहे हैं आप। जितना ज्यादा वॉकर सेल स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा मॉनसून भी स्ट्रॉन्ग होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सर? ठीक है, समझ में आया? मतलब एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि भैया मुझे रीजन बताओ कि भारत में जो
मॉनसून आता है ये कब आएगा, इसका क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, ITCZ का शिफ्टिंग, कि ITCZ टाइम पे शिफ्ट हो रहा है। अगर ITCZ टाइम पे शिफ्ट होगा तभी मेडागास्कर के बगल में कैसा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। इसके अलावा सर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, अगर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सही वक्त पे नहीं आएगा तो यहां पे हाई प्रेशर नहीं बनेगा, ठीक है, हाई प्रेशर नहीं बनेगा। और तीसरा चीज क्या सर, वॉकर सेल, जब तक स्ट्रॉन्ग वॉकर सेल नहीं होगा तब तक यहाँ पे हाई प्रेशर नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर बनने का तीन कारण है, तीन फैक्टर्स हैं, द शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, द फॉर्मेशन ऑफ tropical easterly jet streams and the strongly formation of the formation of a strong walker cell। ये तीन चीजें चाहिए फॉर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, ठीक है, मॉनसून के ऑनसेट के लिए ये तीन चीजें हमें चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था मॉनसून का। कल हम लोग देखेंगे कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से मॉनसून अफेक्ट होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, विल मीट टुमारो। तब तक के लिए प्लीज रिवीजन करके आए आप लोग। थैंक यू।